Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back with the analysis of 3rd November 2023. First of all, मुझे सॉरी भी बोलना मतलब मुझे लगता है सही नहीं होगा कि मैंने इतने दिन से वीडियो नहीं बनाया, डायरेक्टली 3rd का बना रहा हूँ। हालांकि नोट्स मैंने पुराने दिनों की बना दिए, आज शाम तक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, बट स्टिल आस्किंग फॉर फॉरगिवनेस इज टू मच। और बिल्कुल मैं डिज़र्व भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने कई बार आपको बोला कि कल से मैं रेगुलर बनाऊँगा, बट सम हाउ द कंडीशंस वर नॉट देयर, है ना। फिर इस बीच जो स्टेट है हमारा MP, वहाँ पे इलेक्शन भी होने वाला है, सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, जिस कारण से मैं कंटिन्यू नहीं बना पा रहा था वीडियो। बट सम हाउ द थिंग्स हैव गॉट सेटल्ड नाउ, and I think now we can make the videos daily regularly, है ना। So just give me one more chance, let's see how well we do दिस टाइम। बट हाँ, एक चीज़ क्लियर है कि जो भी मैं आपको बताऊंगा एनालिसिस में, उसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो अब मैं कवर भी करूंगा बैक का, उसमें भी आपको उसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉम्प्रिहेंसिवली कई जगहों से कवर कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 3 सवालों के साथ आज, जिनके जवाब अगर आप लोग दे सकें तो अच्छा रहेगा। पहला है आर्टिमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी, ACT, अभी रिसेंटली न्यूज़ में था। आपको बताना है कि ये इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस, कौन सी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए ACT यानी कि आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दी जाती है। ऑप्शंस आर लॉन्ग कोविड-19, B मलेरिया, स्वाइन फ्लू और रेबीज। सो दिस इज अ क्वेश्चन, आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज B मलेरिया, है ना। मलेरिया को ठीक करने के लिए आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी न्यूज में था। सेकेंड क्वेश्चन है क्राइस्थमस ये किस पेनिनसुला में लोकेटेड है। ऑप्शंस हैं A सिनाई पेनिनसुला, सेकंड है कामचाटका पेनिनसुला, थर्ड है मलय पेनिनसुला एंड फोर्थ है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। वैसे सारे पेनिनसुलास की लोकेशन याद रखिएगा, जैसे सिनाई पेनिनसुला आपका इजिप्ट वाला पार्ट है, कामचाटका आपका इधर रशिया वाले पोर्शन के इधर आता है ना। मलय पेनिनसुला आपको पता है इधर थाईलैंड और मलेशिया वाले रीजन में आता है। स्कैंडिनेवियन आपको पता होगा नॉर्वे इधर आता है, ठीक है ना। I hope you will remember all these things. The correct answer for this question, Craisthmus, is Malay Peninsula. See, यहाँ पे आप देख सकते हैं this part, Isthmus of Kra लिखा हुआ ना रेड में जो है, Isthmus of Kra, ये थाईलैंड और नीचे मलेशिया है, उसके बीच का पार्ट है, ठीक है ना। वैसे होता क्या है स्थमस, तो स्थमस इज एक्चुअली अ नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। याद रखिएगा, स्थमस एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है दैट कनेक्ट्स टू लार्जर लैंड मासेस एंड सेपरेट्स टू बॉडीज ऑफ वाटर। 2 बॉडीज ऑफ वाटर को और 2 बड़े लैंड मासेस को सेपरेट करता है एक स्ट्रिप ऑफ लैंड, पतला सा स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है। तो क्राइस्थमस इज एक्चुअली अ स्ट्रिप ऑफ लैंड जो कि 2 बड़े लैंड मासेस जैसे कि थाईलैंड और मलेशिया को सेपरेट करता है एंड 2 बॉडीज ऑफ वाटर को, ठीक है ना। I hope you will remember. Third question है वाराह, sometimes seen in news is part of which of the following, किसका पार्ट है वाराह। ऑप्शन है चंद्रयान 3 मिशन, B समुद्रयान मिशन, थर्ड है वेस्टर्न घाट स्पेशल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, या फोर्थ है अग्नि। ये आप कॉमन सेंस से अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने थोड़ा बहुत इंडियन माइथोलॉजी के बारे में जाना हो। जैसे वाराह अवतार आपको पता होगा, वाराह अवतार विष्णु जी का एक अवतार है, कब लिया गया था, जैसे समुद्र के अंदर गए थे जब वो, है ना, पाताल लोक में गए थे, पानी के अंदर से गए थे, वो देखा भी होगा आप लोगों ने कई बार इसका रिप्रेजेंटेशन। तो वाराह अवतार बेसिकली समुद्रयान मिशन से रिलेटेड है, उसी का आंसर है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3। आगे मूव करते हैं और आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस की तरफ आते हैं, ठीक है। लेट्स मूव अहेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो ये है द हिंदू आज का, लेट्स सी क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। तो सबसे पहले आते हैं फ्रंट पेज की न्यूज़ में। फ्रंट पेज की जो पहली न्यूज़ है वो है महुआ मोइत्रा से रिलेटेड। आप सबको पता होगा कि एथिक्स कमेटी में मैटर गया था इनका महुआ मोइत्रा का, जिसमें कहा गया था कि इन्होंने कुछ पैसे का इधर उधर किया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम एथिक्स कमेटी के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो एथिक्स कमेटी किस हाउस में होती है, तो सिंपल सा आंसर बता दूं, एथिक्स कमेटी दोनों हाउसेज में होती है, लोकसभा में भी होती है और राज्यसभा में भी होती है। और इसका जो जेनेसिस देखा गया है एथिक्स कमेटी का, वो 1996 में एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी नई दिल्ली में। याद रखिएगा, नई दिल्ली में 1996 में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, और उसके बाद देखा गया था कि ये आपका दिस एथिक्स कमेटी का फॉर्मेशन जो उसके बाद ही इसका जेनेसिस शुरू हुआ। दोनों ही हाउसेस में होती है, मैंने आपको बताया, लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास ही रहती है एथिक्स कमेटी। और लोकसभा में एथिक्स कमेटी जो हुई थी कॉन्स्टिट्यूट, वो 2000 में हुई थी। हाँ, उस समय KMC बालियोगी जी, जो हमें लेट स्पीकर थे KMC बालियोगी, उन्होंने एडहॉक नेचर में की थी, और 2015 में जाकर के वो
फाइनलाइज हुई। तो ये भी आप एक फैक्ट याद रखिएगा कि जो एथिक्स कमेटी पहली लोकसभा में बनी थी वो हालांकि 2000 में बनी थी, लेकिन वो एडहॉक नेचर की थी और उसको परमानेंसी कब मिली है, 2015 के बाद, ठीक है ना। कंपोजिशन की बात करें हम लोकसभा में तो 15 मेंबर्स होते हैं और दे आर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। टर्म जो इनका रहता है इट्स फॉर 1 ईयर, है ना, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर। एंड राज्यसभा में भी जो एथिक्स कमेटी हुई थी पहली, वो 1997 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी और उसमें 10 मेंबर होते हैं राज्यसभा में, ठीक है ना, नॉमिनेटेड बाय द चेयरमैन। टर्म उसका भी 1 साल का ही रहता है। फंक्शन इनका रहता है कि जो एथिकल कंडक्ट है मेंबर्स का वो ये देखते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें हैं। एंड एथिक्स कमेटी ओनली एमपी कैन बी एग्जामाइंड फॉर मिसकंडक्ट, एमपी को ही एग्जामाइन करते हैं, फिर ये रिकमेंडेशन अपना स्पीकर को या चेयरमैन को दे देते हैं, ठीक है ना। एथिक्स ऑब्वियस सी बात है, चूंकि बनाने वाला स्पीकर है और या चेयरमैन है तो रिकमेंडेशंस जो देंगे ये उन्हीं को देंगे। फैक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेट स्पीकर जीएमसी बालयोगी जो थे, ही कॉन्स्टिट्यूटेड एन एडहॉक एथिक्स कमेटी इन 2000 लोकसभा में, एंड ये परमानेंट पार्ट बनी हाउस का 2015 में। तो ये भी एक फैक्ट है जो कि आप याद रख सकते हैं। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, ठीक है। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। थोड़ा हम लास्ट पेजेस से आते हैं। पहला है लो ऑन सॉल्ट। अब यहाँ पर बात चल रही है थोड़ा कि सॉल्ट कंजम्पशन हमको क्यों कम करना चाहिए। तो एक रीजन तो बहुत ज्यादा सबको पता होगा, हाइपरटेंशन को कम करता है, ठीक है ना। दूसरा रीजन मैं आपको बताता हूँ जो इस एनालिसिस में आया है, वो है किडनी फंक्शनिंग के लिए, ठीक है ना। स्पेशली उन लोगों के लिए जो डोनेशन कर देते हैं, किडनी डोनर्स होते हैं, ना केवल किडनी डोनर्स का, हालांकि जो नॉर्मल WHO का रिकमेंडेशन है सॉल्ट इनटेक का, वो कॉमन जनरल पब्लिक के लिए है 5 ग्राम्स पर डे, है ना, 5 ग्राम्स पर डे जनरल पॉपुलेशन। देखो लिखा भी है, द WHO and other medical associations caution on the importance of salt restriction। तो सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन आपको अपनी डाइट में रखना चाहिए, और ये सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन जो होता है इसमें जनरल पब्लिक के लिए 5 ग्राम्स, और 5 ग्राम्स जो है इट इंक्लूड्स द सॉल्ट प्रेजेंट इन नेचुरल फूड, सॉल्ट एडेड ड्यूरिंग कुकिंग, एंड हिडन सॉल्ट प्रेजेंट इन द प्रिजर्व्ड और पैक्ड फूड जैसे कि ब्रेड एंड नूडल्स एक्सेट्रा। तो ये सब मिला करके 5 ग्राम लेना चाहिए, ठीक है ना। और ऑथर ने ये भी बताया कि जो जनरल पब्लिक है वो इससे कहीं ज्यादा कंज्यूम कर रही है। जनरल पब्लिक तो छोड़ो, जो डोनर्स हैं वो भी इससे ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब ऑथर ने ये बताया कि जो डोनेशन करते हैं, किडनी डोनर्स होते हैं, उनको क्या क्या दिक्कत होती है। तो जो किडनी डोनेशन करते हैं उनको फॉलोअप रेगुलर लेना पड़ता है, उनके जो किडनी फंक्शन होती है ड्रॉप्स ऑलमोस्ट हाफ। ऑब्वियस बात है, एक ही किडनी अब काम कर रही है तो बिल्कुल हाफ हो जाती है उसकी फंक्शनिंग। तो क्या होती है, जो दूसरी किडनी बचती है वो कंपनसेट करने के लिए, दूसरी किडनी को कंपनसेट करने के लिए वो और ज्यादा फास्ट काम करने लगती है, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हाइपर फिल्टरेशन। व्हाट इज इट इज हाइपर फिल्टरेशन, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है उसको पता है कि दूसरा भैया उसका साथी काम नहीं कर रहा है, तो उसको डबल काम करना पड़ेगा ना। सेम अमाउंट ऑफ फूड इनटेक आप ले रहे हैं, सेम अमाउंट ऑफ वेस्ट आप जनरेट कर रहे हैं, बट आपके पास अब दूसरी किडनी नहीं है, दूसरा फिल्टर नहीं है, तो आपकी बॉडी की एफिशिएंसी बनी रहे, इस कारण से जो पहली किडनी है वो डबल काम करने लगती है, ठीक है ना। और इसी कारण से उनका हाइपरटेंशन, हाइपरट्रॉफी होने लगता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको सॉल्ट इनटेक से फिर कनेक्ट किया है बाद में, क्योंकि ऑब्वियसली बात है दिस आल्सो, किडनी डोनेशन आल्सो लीड्स टू हाइपरट्रॉफी या हाइपरटेंशन, है ना। और ये डेवलप स्लोली आप डेवलप करने लगते हैं। दैट इज अ थिंग। इसके अलावा एक और चीज इंपॉर्टेंट ऑथर ने कहा है कि डैश डाइट्स लिया करो। डैश डाइट क्या होती है, कभी आपसे पूछ लिया तो याद रखिएगा, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। डैश डाइट का मतलब क्या है, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो ये आप लोग लिख लीजिए अलग से, क्योंकि कई बार यूपीएससी सिर्फ डैश डाइट पूछ लेगा कि किस चीज को रोकने के लिए, हाइपरटेंशन को, मलेरिया को, कोविड को, इधर उधर, तो हाइपरटेंशन को रोकने के लिए, ठीक है ना। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि भैया ट्रांस फैट्स मत लो, है ना, अवॉइड करो ट्रांस फैट, है ना, जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है या बैड कोलेस्ट्रॉल है, इसको अवॉइड करो, है ना, स्पेशली ऐसे केसेस में जहां पे आपने डोनेशन की है। सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन भी ऑथर ने यहाँ पे कहा है। इसके अलावा ऑथर ने यहाँ पे 2-3 टर्म्स का यूज किया है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक टर्म है प्रोटीन्यूरिया। प्रोटीन्यूरिया देखो लिखा है, लिख लो इसको। प्रोटीन्यूरिया का भी आपसे अगर पूछे तो इट इज प्रोटीन लीक। प्रोटीन लीक होने लगता है, आपके यूरिन के थ्रू निकलने लगता है, क्योंकि जो किडनी है फिर उसको फिल्टर नहीं कर पाती है, तो प्रोटीन्यूरिया होने लगता है। प्रोटीन्यूरिया अगर आपके अंदर हो रहा है, यानी कि प्रोटीन लीकेज हो रहा है, तो ये दिखाता है कि आपकी किडनी सही फंक्शन नहीं कर रही है। दूसरा होता है क्रिएटिनिन, लिख लो आप लोग क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन भी एक मार्कर है, दोनों प्रोटीन लीकेज एंड क्रिएटिनिन दोनों ही मार्कर हैं जो कि बताते हैं कि आपके अंदर कुछ डिफेक्ट है किडनी में। इसको बोलते हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज, CKD,
क्रॉनिक किडनी डिसीज बोलते हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 10% पॉपुलेशन जो है वो क्रॉनिक किडनी डिसीज से जूझ रही है। क्रिएटिनिन जो होता है कहाँ प्रोड्यूस होता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द मसल्स इन द बॉडी। क्रिएटिनिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? बाय द मसल्स इन द बॉडी एंड एक्सट्रैक्टेड बाय द किडनीज। और केवल क्रिएटिनिन को किडनीज ही फिल्टर करती हैं, केवल किडनी रिमूव करती हैं क्रिएटिनिन को। इसीलिए अगर आपके ब्लड टेस्ट में क्रिएटिनिन की मात्रा ज्यादा है, इसका मतलब है कि किडनी काम नहीं कर रही है। इसीलिए क्रिएटिनिन की वैल्यू देखी जाती है और यह बताया जाता है किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है ना। किडनी फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए, मतलब आपकी किडनी कितना काम करे, ईजीएफआर फैक्टर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट बोलते हैं, ईजीएफआर, ठीक है ना। ईजीएफआर टेस्टिंग होती है, ग्लोमेरुलर फंक्शन रेट। अगर आपसे कहीं पूछे कि ईजीएफआर टेस्ट किसके लिए होता है तो किडनी फंक्शन के लिए, किडनी कैसे काम कर रही है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। प्रोटीनूरिया भी आपको पता चल गया, सीकेडी पता चल गया आपको, क्रिएटिनिन के बारे में पता चल गया एंड सॉल्ट इनटेक के बारे में पता चल गया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहां पे है CBAM will kill manufacturing in EU, India to levy a carbon tax। अब यहाँ पे पीयूष गोयल जी ने CBAM, जो यूरोपियन यूनियन ने एक मैकेनिज्म लाया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब ये क्या है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, मैं आपको बता दूं। अभी यूरोपियन यूनियन ने इसको प्रपोज किया है 2026 से, हालांकि वो लागू करेंगे शायद। ये है कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट्स के ऊपर एक टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने ये कहा यूरोपियन यूनियन ने कि हमारे बॉर्डर से पास होने वाले ऐसे प्रोडक्ट्स, मतलब CBM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है ना। तो क्या बॉर्डर एडजस्टमेंट? बॉर्डर एडजस्टमेंट का मतलब ये है कि हमारे बॉर्डर से पास होने वाले ऐसे प्रोडक्ट जिनको बनाने में बहुत ज्यादा कार्बन रिलीज हुआ हो। फॉर एग्जांपल स्टील के प्रोडक्ट है, जैसे स्टील बनने के लिए ऑब्वियस बात है स्टील पावर प्लांट चलते हैं, ये सब चीजें होती हैं, वहां बहुत सारा कार्बन एमिशन होता है। तो ऑथर का जो यूरोपियन यूनियन है उनका ये कहना है कि ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए कार्बन एमिशन हुआ है उनके ऊपर हम टैरिफ लगाएंगे। हालांकि इंडिया ने मना किया कि भाई मत करो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि अगर हमारे प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगने लगेगा तो जो हम स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं वो वहां महंगी होगी, है ना, उसकी प्राइस कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी। ये सारी चीजें, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है जो हमारे मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको और देना पड़ेगा। बट अभी इंडिया ने कहा है कि अगर आपने कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया, मैकेनिज्म लगा, तो हम भी फिर एक कार्बन टैक्स लेवी करेंगे यूरोपियन प्रोडक्ट्स के ऊपर। वी विल ऑल्सो लेवी अ कार्बन टैक्स, है ना। तो दैट इज अ थिंग, सेकंड थिंग जो उन्होंने बोली। प्लस उन्होंने ये भी बताया कि जो ये आपका CBAM है ये आपकी ही मैन्युफैक्चरिंग को खत्म कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, आपके यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनके ऊपर भी तो कार्बन लेवी आप लगा रहे हैं, तो जो यूनिट्स वहां काम कर रहे हैं वो भग करके पूरा इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज में जाएंगे फिर, है ना, तो आपको ही नुकसान होगा। इसलिए इंडिया ने ये फिर से सजेस्ट किया कि आप इसको मत करें, डोंट डू दिस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अनफेयर है ना, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में जरूर इंडिया ने इसको बोला है। लेट्स सी, आगे देखते हैं। NCERT टू इंट्रोड्यूस इलेक्टोरल लिटरेसी कंटेंट इन द टेक्स्ट बुक। अभी एक MOU साइन किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में, ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बीच में किया गया है एक MOU साइन, जिसके द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि जो 6 से लेकर के 12th तक की क्लासेस होंगी सारे स्कूल्स में, वहां पे एक करिकुलम नया जोड़ा जाएगा जिसमें बच्चों को इलेक्शन के बारे में इलेक्टोरल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। 6 से 12th के बीच में इलेक्टोरल लिटरेसी प्रोवाइड की जाएगी। और ये इलेक्शन कमीशन का एक प्रोग्राम चलता है, स्वीप, लिख लो आप लोग। इलेक्शन कमीशन का स्वीप क्या है? तो यह है सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। स्वीप SVEEP लिख लो, सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, ठीक है ना। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। तो ये इलेक्शन कमीशन का है कि इसमें वोटर्स को एजुकेट करना वोटिंग के रिलेटेड, प्लस इलेक्शन में पार्टिसिपेट, इलेक्टोरल उसमें पार्टिसिपेट करना, भाई आप वोट दो, थोड़ा इन्फॉर्म्ड वोट दो, ये सारी चीजें तो यही डिस्कस की जाएंगी। एंड पूरा जो करिकुलम है वो NCERT बना रहा है। 6 से 12th के बीच के बच्चों को इन्फॉर्म किया जाएगा, ताकि बहुत अर्ली एज में जो एक टर्म यूज किया गया था यहाँ पे, इलेक्टोरल एपैथी,
ठीक है, ये इलेक्टोरल एपैथी को दूर करने के लिए क्या होता है, अगर आप यूथ से पूछो आज कि भैया क्या है आपको लगता है, तो वो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड, उनको लगता है पॉलिटिशियन ऐसे होते हैं, पॉलिटिक्स ऐसी है, इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है। तो ये यूथ एपैथी को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि यूथ एपैथी और जो इलेक्टोरल एपैथी है उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़रूरी है इस तरीके का फ्रेमवर्क होना। और यह चीज़, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि जो डेमोक्रेसी रूम्स हैं वो बनाए जाएं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से स्पेशली जहाँ पर हैं वहाँ पे डेमोक्रेसी रूम्स बनाए जाएं, और डेमोक्रेसी रूम्स में आप डिस्प्ले करो वोटर एजुकेशन को, और वहाँ पे कंटिन्यूसली कुछ प्रोग्राम करके लोगों को इंस्पायर करो, अवेयर करो रिगार्डिंग द इलेक्टोरल डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया। तो ये भी यहाँ चीज़ मेंशन की गई है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। एंथनी ब्लिंकन एंड लॉयड ऑस्टिन टू विजिट न्यू दिल्ली नेक्स्ट वीक फॉर 2+2 डायलॉग। तो 2+2 डायलॉग क्यों बोला जाता है? 2+2 डायलॉग इसलिए क्योंकि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्लस डिफेंस सेक्रेटरी जो है यूएस से, और सेम इंडिया की तरफ से भी जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं एंड डिफेंस मिनिस्टर जो हैं इंडिया से, तो ये एक डायलॉग करते हैं, इसलिए 2+2, 2 लोग वहाँ से 2 लोग यहाँ से 2+2 डायलॉग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सारे मैटर्स के बीच में डायलॉग डिस्कशन किया जाता है। जैसे रिसेंटली इंडिया जो है वो आपको पता है कि होस्ट करेगा क्वाड समिट, है ना। इट इज एक्सपेक्टेड टू होस्ट द क्वाड समिट इन न्यू दिल्ली एंड इसके अलावा क्वाड में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इसमें है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये आपको पता ही होगा, और उसके बारे में डिस्कशन होगा कि क्या मैटर्स, क्या एजेंडा रहेगा। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है यूक्रेन और रशिया का वॉर, उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके रिफॉर्म के रिगार्डिंग डिस्कशन किया जाएगा। एंड इसके अलावा कनाडा बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि हमने अभी रिसेंटली उनके 41 ऑफिशियल्स डिप्लोमेट्स को हटाने की बात की, और आपको पता होगा कि जो खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है कनाडा में और ये सब चीज़ें, वो भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन कनाडा भी रहेगा। क्यों? क्योंकि कनाडा G7 का मेंबर है, फिर G7 की भी मीटिंग होने वाली है। डिफेंस फ्रंट में भी इंडिया डिस्कशन करेगा, क्योंकि इंडिया ने MQ-9B जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं उनको परचेज करने के लिए इंडिया मूव अहेड कर रहा है एंड दे आर फाइनलाइजिंग द डील। इसके अलावा डिफेंस इक्विपमेंट्स का को प्रोडक्शन एक बहुत बड़ा की पार्ट है डायलॉग का। डिफेंस इक्विपमेंट्स का को प्रोडक्शन मतलब इंडिया में भी प्रोडक्शन हो। हम अभी क्या कर रहे हैं भैया, अमेरिका से चीज़ें ले रहे हैं, है ना। फ्रांस पे गए तो राफेल लेकर के आ गए। को प्रोडक्शन का मतलब है कि हम यहाँ पे प्रोड्यूस करना शुरू कर रहे हैं, खुद ही बनाने लगे ना। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। चूंकि G7 का नाम भी आया था, तो G7 की कंट्रीज एक बार मैं आपको बता दूं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके, यूएस, ठीक है ना। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसका हिस्सा है। तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स, ये 7 तो कंट्रीज हो गई, और EU तो हर जगह ही है, जैसे कि G20 में भी EU है ना, 19+1। तो इस तरीके से वो सारी चीज़ें हैं। होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, अंडरस्टैंडिंग द वर्कर प्रोडक्टिविटी। अब ये जो आर्टिकल है ये आया हुआ है आज नारायण मूर्ति के एक स्टेटमेंट के ऊपर। नारायण मूर्ति जी ने एक स्टेटमेंट में कहा कि अगर यूथ इंडिया का 70 घंटे पर वीक काम करने लगे, मतलब वर्क 70 आवर्स पर वीक, देन दैट विल इंप्रूव इंडियाज इकोनॉमी एंड ऑल, है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने कहा कि क्या ये सिर्फ वर्क अगर हम टाइम पीरियड बढ़ा दें तो वेदर दैट बी डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और नॉट। तो देखो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑथर ने वही बताया कि इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना, जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है बहुत कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होता है। सिर्फ और सिर्फ टाइम पीरियड ऑफ वर्क अगर हम बढ़ा देंगे तो इट विल नॉट हैव मच इफेक्ट ऑन दैट, ठीक है ना। तो इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया के वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। तो उसके ऊपर भी ऑथर ने कहा था। प्रोडक्टिविटी होता क्या है? प्रोडक्टिविटी होता है मतलब क्वांटम ऑफ आउटपुट वैल्यू पर यूनिट ऑफ लेबर या टाइम, जो भी आप कॉस्ट लगा रहे हैं उसका। तो पर यूनिट टाइम या पर यूनिट लेबर आपका कितना प्रोडक्टिविटी हो रहा है या कितना आउटपुट आपको मिल रहा है, वही आपकी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है ना। तो ये मेजर कैसे की जाती है? ये मेजर की जाती है लेबर आउटपुट रेशियो में, या नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके यहाँ कितना हो रहा है ना। तो इंडिया में जो वर्किंग आवर्स हैं वो लगभग 8 घंटे
पर डे के रूप में माने जाते हैं। जो लेबर प्रोडक्टिविटी टाइम पीरियड है वो 8 घंटे का है। अब ऑथर ने कहा कि प्रोडक्टिविटी इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, है ना। प्रोडक्टिविटी कोई ऐसा फिनोमिनन है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसी एक चीज के। जैसे कि आपने नारायण मूर्ति जी ने कहा कि भैया 70 घंटे पर वीक काम करो, तो उन्होंने टाइम एज अ यूनिट लिया है ना, कि अगर वर्कर्स को ज़्यादा घंटे काम किया जाए तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट इट इज़ नॉट सच एन ईजी टास्क कि आप डायरेक्टली इससे सोचो किस तरीके से आप हो जाए, ऐसा नहीं है। ऑथर ने ये कहा कि ये एक बहुत चीज़ों पर डिपेंडेंट है। ये ह्यूमन कैपिटल पे भी डिपेंडेंट रहता है, ह्यूमन रिसोर्स पे भी डिपेंडेंट रहता है। ह्यूमन रिसोर्स मतलब कि आपका जो ऑब्वियस सी बात है, जो ह्यूमन की स्किल्स हैं उसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, है ना, उसके नॉलेज, उसके इन्फ्रेंस के ऊपर, उसके एप्टीट्यूड के ऊपर, उसकी वैल्यूज के ऊपर। ऑल दीज थिंग्स आर द फैक्टर्स, डिटर्मिनेंट फैक्टर्स, जो कि डिटरमाइन करेंगे कि उस वर्कर की प्रोडक्टिविटी क्या रहेगी। मेयरली वर्किंग फॉर आवर्स विल नॉट इंप्रूव द प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। हाँ, तो दिस वॉज द थिंग विच वॉज डिस्कस्ड हेयर। एक और आर्टिकल में आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इवॉल्विंग एज पॉकेट्स ऑफ होप। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बायोस्फीयर रिजर्व्स की बात क्यों की गई है, क्योंकि आज 3 नवंबर है, आज वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे है। तो आप पहले तो लिख लीजिएगा कि वर्ल्ड बायोस्फीयर रिजर्व डे नवंबर 3 ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो कि लोगों को अवेयर किया जा सके, अवेयरनेस फैलाई जा सके ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड टू प्रमोट देयर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज। ऑब्वियस सी बात है, उनके कंजर्वेशन को, सस्टेनेबल यूज को प्रमोट करने के लिए, है ना। अब यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व की जब बात चल रही है तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट जोन होते हैं, ठीक है ना। 3 इंपॉर्टेंट जोन कैसे होते हैं, लेट मी ड्रॉ मास्टरपीस ड्राइंग। तो यहाँ पे ऐसे मैं बना दूं, ये 3 चीजें होती हैं। तो ये जो रीजन होता है ये होता है कोर रीजन होता है, ठीक है ना। सेकंड वाला होता है बफर, और थर्ड होता है आपका मैनिपुलेशन या फिर ट्रांजिशन जोन बोलते हैं। तो CBT आप बोल सकते हैं। तो सबसे अंदर कोर होता है, उसके बाहर आपका होता है बफर, और उसके सबसे बाहर होता है ट्रांजिशन या फिर मैनिपुलेशन जोन बोलते हैं, ठीक है ना। कौन सी जोन में क्या चीज होती है ये भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोर जोन। कोर जोन लीगली प्रोटेक्टेड एरिया रहता है वेयर ह्यूमन इंटरवेंशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। किसी भी प्रकार का ह्यूमन इंटरेक्शन प्रोहिबिटेड रहता है कोर जोन में, ठीक है ना। ये अनडिस्टर्ब्ड इनर मोस्ट पार्ट होता है पूरे इकोसिस्टम का, आपके बायोस्फीयर रिजर्व का, ठीक है। पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा जो बफर जोन होती है, सेकेंड जोन होती है बफर जोन, है ना। तो ये एरिया सराउंडिंग द कोर जोन होता है। यहां पर केवल रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज परमिटेड रहती है ह्यूमंस की, रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज। तो अगर आपसे कहीं पूछे कि बायोस्फीयर रिजर्व का कौन सा पार्ट रिसर्चर्स और एजुकेशन के लिए यूज किया जाता है, तो बफर जोन का रीजन है, ठीक है ना। एंड ये जो एक्टिविटीज हैं रिसर्च एंड उनकी, दे शुड नॉट ऑब्स्ट्रक्ट द कंजर्वेशन, है ना। मेन मतलब बफर भी कंजर्वेशन के लिए ही है, बट रिसर्च एंड एजुकेशन एक्टिविटीज की जा सकती हैं। कुछ इन एक्टिविटीज जैसे कि मैनेजिंग नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चरल लैंड, फिशरीज और फॉरेस्ट टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन, ये सभी एक्टिविटीज की जा सकती हैं। इसके अलावा दिस जोन माइट आल्सो इंक्लूड रिक्रिएशन एंड टूरिज्म फैसिलिटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज आर लेस इंटेंसिव, बहुत कम होती हैं इसमें, ह्यूमन एक्टिविटीज कम होती है, पूरी प्रोहिबिटेड नहीं रहती बट कम रहती हैं। फिर तीसरा है मैनिपुलेशन जोन या फिर ट्रांजिशन जोन, जिसको मैंने आपको कहा। तो ये फिर पेरिफेरल पार्ट होता है बायोस्फीयर रिजर्व का। यहाँ पे क्रॉपिंग, रिक्रिएशन, फॉरेस्ट्री, सेटलमेंट्स, ये सब चीज़ें यहाँ पे फिर प्रोहिबिटेड रहती हैं, ठीक है ना। थोड़ा ज़्यादा इसमें इंट्रैक्शन रहता है, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर। अब इसी आर्टिकल में ऑथर ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज का पार्टिसिपेशन कितना ज़्यादा हुआ है, देख लेते हैं। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व की बात की गई है, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज दे आर वर्किंग टुगेदर टू मैनेज द मैनग्रूव फॉरेस्ट, है ना। तो सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व है जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज मैनग्रूव फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व है, जहाँ पे लोकल कम्युनिटीज इंक्लूडिंग वुमेन, दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय फॉर्मिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। एंड यूथ आर ऑल्सो गेटिंग एंगेज इन इको टूरिज्म। तो ये मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार की बात की गई है। इसके अलावा एक यूनेस्को का अवार्ड है, माइकल बटीस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। इसमें गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट को दिया गया है ना। तो याद रखिएगा, उन्होंने गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व ट्रस्ट ने एक
कंसेप्ट किया है प्लास्टिक चेक पॉइंट्स का, है ना, जहाँ पे लोकल कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं वो सारे व्हीकल्स को और टूरिस्ट को चेक करते हैं कि वो कहीं प्लास्टिक वेस्ट लेकर के तो नहीं जा रहे कि वहीं पे फेंक दें, या फिर अगर है तो उनको कलेक्ट करके रिसाइकल किया जाता है, ठीक है ना। तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व काफी इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक चेक पॉइंट्स, ये केस स्टडी में भी आप लिख सकते हैं, है ना, यूज कर सकते हैं अपनी आंसर राइटिंग में भी। तो काफी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आप लिख लीजिएगा, याद रखिएगा। इसके अलावा ऑथर ने एक इंटरनेशनल एफर्ट्स में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, याद रखिएगा, उसके बारे में बताया है। ये तो आपको पता होगा कि 1971 में स्टार्ट किया गया था यूनेस्को के द्वारा मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसमें टोटल इंडिया के 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको कि रिकॉग्नाइज किया गया है। इसके लिए जो नॉमिनेशन है वो नेशनल गवर्नमेंट देती है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां से जाएगा नॉमिनेशन यूनेस्को के पास। तो इसमें कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला जो मैन एंड बायोस्फीयर में आया था वो है नीलगिरी, फर्स्ट इंक्लूड किया गया था नीलगिरी। इसके अलावा गल्फ ऑफ मन्नार है, सुंदरबन है तीसरा, नंदा देवी चौथा, नौकरेक पांचवा, पचमढ़ी छठवां, सिमलीपाल सातवां, अचानक मारा अमरकंटक आठवां, गल्फ ग्रेट निकोबार नौवां, अगस्त्यमाला 10वां, कंचनजंगा ये आपका 11वां, एंड पन्ना जो मध्य प्रदेश में है वो 12वां, ठीक है ना। तो लेटेस्ट वही है, पहला नीलगिरी था, ये भी आपको पता होना चाहिए। सेकेंड एडिटोरियल है द रिवेंज ऑफ ओल्ड वेस्ट एशिया। अब यहाँ पे हम पूरे एडिटोरियल की बात नहीं करेंगे, इंटरनेशनल टॉपिक है, इतना ज्यादा आपके काम का नहीं रहेगा, इंडिया के रिलेशन के साथ कुछ लेना देना नहीं है इसका, है ना। थोड़ा सा 1967 वॉर के बारे में बताया गया, जिसमें इजराइल ने पूरा जो हिस्टोरिकल पैलेस्टीन है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया था। 48-49 में पहला अरब इजरायली वॉर हुआ, 1948-49 में पहला अरब इजरायली वॉर हुआ, एंड इस समय इजराइल ने कैप्चर कर लिया 23% मोर टेरिटरीज, है ना। इस वॉर में इजराइल ने कवर कर ली 23% मोर टेरिटरीज इंक्लूडिंग द वेस्ट जेरूसलेम, है ना। एंड 1967 में इजराइल ने कैप्चर कर लिया वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम फ्रॉम जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप एंड सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट, एंड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया। तो यहाँ से इन्होंने ये सारी चीजें कवर की, क्या क्या, वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम फ्रॉम जॉर्डन, गाजा स्ट्रिप फ्रॉम एंड सिनाई पेनिनसुला फ्रॉम इजिप्ट, एंड गोलन हाइट्स फ्रॉम सीरिया। इसके बाद अगर हम देखें तो पैलेस्टीनियन जो टेरिटरीज रही हैं, दे हैव रिमेन्ड अंडर द इजराइल मिलिट्री ऑक्यूपेशन एंड कंट्रोल। हालांकि जो कुछ ट्रूप्स हैं वो इन 2005 में इन्होंने गाजा से जरूर हटाई थी सेकेंड इंतिफाडा के टाइम पे। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। यहाँ पूरे आर्टिकल में एक दो चीजें जो आपके काम की मैं आपको बता दूं। एक तो ईरानियन फैक्टर है कि पहले ईरान बहुत क्लोज था इजराइल के, लेकिन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जो है ईरान और इजराइल दूर हो गए। पहला एक फैक्टर एक याद रखना है। दूसरा यहाँ पे ओस्लो प्रोसेस के बारे में बताया गया है। ओस्लो प्रोसेस या ओस्लो अकॉर्ड क्या होता है, लिख लो। ओस्लो प्रोसेस या ओस्लो अकॉर्ड एक पेयर ऑफ एग्रीमेंट्स हैं जो कि इजराइल और पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, पीएलओ जिसको हम बोलते हैं, यासिर अराफात का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो इजराइल और पीएलओ पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बीच में हुआ। ओस्लो 1 अकॉर्ड जो है वो वॉशिंगटन डीसी में 1993 में साइन हुआ। ओस्लो 2 जो अकॉर्ड है वो टाबा इजिप्ट में 1995 में हुआ। एंड दे मार्क द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट ऑफ द ओस्लो प्रोसेस विच इज अ पीस प्रोसेस। ओस्लो प्रोसेस क्या है, पीस प्रोसेस है इजराइल पैलेस्टीन का, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज फैक्ट्स। आपको समझ में आ गया होगा। और आज के आर्टिकल में, आज के पेपर में आपको इतनी ही चीज़ें देखनी थी, इससे ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर रिजर्व वर्डिक्ट देने की बात कही है। इसके पहले उन्होंने ये कहा है कि हमको लिस्ट भेजो। हालांकि उनका जो मतलब दिख रहा है आउटलुक वो उसके फेवर में नहीं दिख रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड के, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी का काम है बिजनेस करना, ना कि डोनेशन देना, और इसीलिए उन्होंने लिस्ट मंगाई है कि कौन कौन कितना डोनेशन कर रहा है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में आपको पता होगा कि 1000 रुपये से लेकर के करोड़ रुपए तक आप दे सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, और इंडिविजुअल ले सकते हैं, ग्रुप में ले सकते हैं। इसके अलावा SBI से लेना है। केवल आप रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में मतलब इंक्लूडेड हैं उनको ही दे सकते हैं। प्लस ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिन्होंने लास्ट इलेक्शन में कम से कम 1% वोट्स गेन किए हों। तो ये सब तो फैक्ट्स आपको पता होंगे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस। एडिटोरियल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे और जो मैंने चीज़ें बताई। सो दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।